नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम फरजान है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर पर। तो हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें से हमने पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पार्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था जेरेमी बेंथम को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन लॉक, या सॉरी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेस मिल। जॉन लॉक को भी हम उससे पहले करा चुके हैं। तो जे एस मिल है जो जॉन स्टुअर्ट मिल को आज कम्प्लीटली हम इस सेशन में करवाएंगे। तो हमारे हमारी जो ये सेशन चल रहा है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी विद्यार्थियों के लिए ये रहेगी कि मैं वो बार बार हर वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी विद्यार्थी जैसे नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस या फिर सेट टीजीटी पीजीटी या कॉलेज से संबंधित कोई भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर से कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं, तो ये क्लास है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और या फिर जो सेट की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान सेट का भी एग्जाम होने वाला है, तो ये क्लास उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो आइए इसके कुछ हेडिंग्स देख लेते हैं। तो पहले जॉन स्टुअर्ट मिल का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम स्वतंत्रता संबंधित इनके जो विचार हैं उनको देखेंगे। स्वतंत्रता की संकल्पना है। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट रहेगा उपयोगितावाद का संशोधन इन्होंने कैसे किया है, जो उपयोगितावादी सिद्धांत जेरेमी बेंथम का है, जो उसके बाद इन्होंने क्या उसमें संशोधन किया है, कैसे किया है, वो देखेंगे। इसके बाद हम लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन की बात करेंगे। लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन का इन्होंने जो समर्थन किया है, किस आधार पर किया है, वो अच्छे से देखेंगे। कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। ये पहले से विचारक हैं जो कल्याणकारी राज्य का पूर्ण समर्थन करते हैं। स्त्रियों की पराधीनता पर प्रहार किया है इन्होंने। स्त्रियों के लिए भी कुछ बोला है कि मतलब स्त्री और पुरुष समान है, तो वो किस आधार पर समान है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष के बाद हम इसकी कुछ आलोचनाएं हैं जो छोटी मोटी जितनी भी हुई हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा, हेडिंग रहेगी, वो इनकी बुकें हैं, बुक्स देखेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम इनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में क्या है कि पूरा जो पीडीएफ होती है जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें उनका सारा सार तत्व होते हैं। तो पीडीएफ जो इनका इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद का चरम समर्थक हैं। व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारकों में से एक है, यानी उपयोगितावादी विचारक हैं और उपयोगितावाद का ये समर्थन करते हैं। और दूसरा व्यक्तिवादी भी हैं। उसने अपने पिता जेम्स मिल, इनके जो पिता हैं वो जेम्स मिल हैं, तथा अपने वैचारिक गुरु जेरेमी बेंथम, जो हमने इससे पहली क्लास में जेरेमी बेंथम को पढ़ाया था, वो इनके वैचारिक गुरु हैं। बेंथम की इच्छाओं के अनुसार और उनके प्रयासों के फलस्वरूप एक सशक्त उपयोगितावाद के प्रचारक के रूप में अपना सार्वजनिक और वैचारिक जीवन प्रारंभ किया। यानी अपना जो सार्वजनिक सार्वजनिक जीवन और वैचारिक जीवन है, इन्होंने अ, अपना जो इनके जो फादर हैं जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम, इनके जो गुरु हैं, उनके अनुसार ही इन्होंने अपने सार्वजनिक और वैचारिक जो विचार हैं वो देने शुरू किए हैं या फिर उनसे शिक्षा प्राप्त की है। जेस मिल का जन्म 20 मई 1806 में लंदन में हुआ था। ये भी एक अंग्रेजी विचारक हैं। जॉर्ज एडवर्ड मूरे के शब्दों में, अब ये जो मूरे हैं ये क्या बोलते हैं अपने शब्दों में, अपने पिता का प्रभाव उस पर इतना अधिक है कि ऐसा मालूम होता है कि मानो वह कभी पैदा ही नहीं हुए। यानी जो एडवर्ड मूरे हैं वो बोलते हैं कि अपने पिता का प्रभाव उन पर इतना ज्यादा था कि मानो वह अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, उन्हीं के विचार बोल रहे हैं। मिल आदर्शवादी विचारक हम्बोल्ट से काफी प्रभावित है। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगी जो जेस मिल हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल वो किससे प्रभावित है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित है हम्बोल्ट से। काफी प्रभावित हैं जेस मिल। जो टॉकविले हैं, एडी टॉकविले की जो कृति है डेमोक्रेसी इन अमेरिका या फिर डेमोक्रेसी इन अमेरिका द वॉल्यूम से प्रकाशित है। ये जो एक विचारक हैं डी टॉकविले, जो दी टॉकविले हैं, जो ये इनसे भी बहुत प्रभावित हैं, जो अमेरिका संविधान के ऊपर इन्होंने जो
विचार दिए हैं इस बुक से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि डिटॉकविले की जो बुक है वो बोलते हैं कि अमेरिका में जो संविधान है, अमेरिका में जो लोकतंत्र है वो बहुमत का शासन है, बहुमत का तंत्र बोला गया है उसको। तो ये हम आगे देखेंगे आने वाली क्लासों में, हम डिटॉकविले को भी स्पेशली क्लास के अनुसार पढ़ाएं, कोशिश करेंगे, ठीक है। मिल वेस्टमिंस्टर जो मिल है, 1865 में मिल वेस्टमिस्टर से, यानी जो वेस्टमिस्टर जो इंग्लैंड की संसद का सदस्य निर्वाचित हुए थे, वहाँ की एक सीट है वेस्टमिस्टर। वेस्टमिस्टर और जो सीट है लंदन की, या फिर हम बोलें कि मिल है जो ब्रिटेन की एक सीट से सांसद भी नियुक्त हुए थे, ठीक है। अगर वो पूछा जाए तो वह है वेस्टमिस्टर, ठीक है। निर्वाचित हुए। अपने अपने संसदीय जीवन में महिला अधिकारों के बारे में उन्होंने बात की है, मजदूर वर्गों के हितों की बात की है, आयरलैंड के भूमि सुधार पर विशेष बल दिया है। तो विलियम ग्लेडस्टोन का कहना है या फिर मानना है, कहना था कि जब जॉन स्टुअर्ट मिल बोलता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी संत की वाणी सुन रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि ये शब्द किसके हैं, कि जब जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं एक संत की वाणी सुन रहा हूँ, तो ये किसके कथन है? ये है ग्लेडस्टोन के, ठीक है। वाणी सुन रहा हूँ। तो मिल को सेंट ऑफ रैशनलिज्म कहा गया है। इनको एक शब्द और भी दिया गया था ब्रिटेन में, वो था सेंट ऑफ रैशनलिज्म। तो ये रैशनलिज्म की बात करते हैं, तार्किकता की बात करते हैं। अब बारकर क्या बोलते हैं? बारकर ने मिल के प्रति अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है कि जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं शताब्दी में बुद्धिमान और सबसे उदार स्वभाव वाले व्यक्ति में से एक हैं। यानी जो बारकर बोलते हैं कि 19वीं जो शताब्दी है उसके सबसे ज्यादा बुद्धिमान और बोला जाए तो सबसे ज्यादा उदार व्यक्ति की जिसको माना गया है वो जेस मिल है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन इनका देखा है, जिसमें बारकर ने इनको उदारवादी बोला है, या फिर इनको, हाँ सॉरी, उदारवादी बोला है। ग्लेडस्टोन क्या बोलते हैं? इनको महात्मा बोलते हैं। और ये किस सीट से चुने गए थे? वेस्टमिंस्टर से चुने गए थे। और हमबोल्ट का इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो ये चीजें इनसे क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आगे देखते हैं स्वतंत्रता संबंधित विचार इनके क्या हैं। स्वतंत्रता को व्यक्ति का प्रमाण तत्व मानकर मिल ने स्वतंत्रता की जिस प्रकार पुष्टि की है, इस कारण मिल को स्वतंत्रता का देवदूत कहा गया है। मिल ने स्वतंत्रता संबंधित विचारों का प्रतिपादन ऑन लिबर्टी, जो इनकी बुक है ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में किया है। 1859 में प्रकाशित इस बुक में व्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि उसे जॉन मिल्टन के, जो जॉन मिल्टन है, उनके जो निबंध है एरोपेगिटिका, एरोपेगिटिका जो उनका बुक है, ए स्पीच ऑफ द मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। तो ये बोलने की कोशिश करते हैं कि इनके समान है। तो यानी इनको स्वतंत्रता का एक दूत माना गया है। और जो इनकी जो बुक है जॉन मिल्टन की, एरियोपेटिकी का कल जो बुक है इनका, इनकी एक बुक है जॉन मिल्टन की, उनकी बुक के समान इनको माना गया है, जो इनकी ऑन लिबर्टी है। यानी जो ऑन लिबर्टी और जो जॉन मिल्टन की बुक है, इन दोनों में ज्यादा फर्क इन्होंने किया नहीं है। यानी जॉन मिल्टन उस टाइम के सबसे ज्यादा फेमस और प्रभावशाली विचारक थे, और इन्होंने इनकी जो जॉन लिबर्टी ऑन लिबर्टी जो बुक है जेस मिल की, तो ये उनके समान मानते हैं। कौन मानते हैं? वहां के विचारक मानते हैं उस टाइम के, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, ये किसका कथन है? प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, ये जेस मिल का कथन है। जेस मिल के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छानुसार कार्य करना। अपनी इच्छानुसार कार्य करना क्या है? स्वतंत्रता है। ये कथन किसका है? जो जेस मिल का है। अपने तन मन का सर्वोच्च स्वामी
होना। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, कई बार पूछा भी जाता है, विचार की स्वतंत्रता किस विचारक का कथन है? तो ये है जेस मिल के। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या फिर समूह समूह बनाने की स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता है, और मत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें से ज्यादातर जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के 19वां जो आर्टिकल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो स्वतंत्रता को ऊपर दिया गया है, तो उससे बिलोंग करते हैं ज्यादातर ये। और इवन एक चीज और भी देखी जाए तो लगभग जितने भी जो लोकतांत्रिक संविधान बने हुए हैं लोकतांत्रिक देशों में, तो वहां पर ज्यादातर इन चीजों को फॉलो किया गया है। मिल का दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति को किसी विषय पर उसके मन उसके मत तथा उसके अभिव्यक्ति की निर्बाधता निर्बाध स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी जो अगर कोई भी मत दिया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने मन के अनुसार कोई भी अ, अभिव्यक्त कर सके, कोई भी बात को कह सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह मत दूसरों की दृष्टि से सही या गलत गलत हो। मिल व्यक्ति की मत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा रखता है, यह उसके इस कथन से स्पष्ट होता है कि यदि सारा समाज एक तरफ हो जाए और एक व्यक्ति का एक मत एक तरफ हो जाए, तो सारे समाज को यह अधिकार नहीं है कि उसको उसके जो मत अभिव्यक्ति को व्यक्त करने से रोका जा सके। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं ये क्या है कि स्वतंत्रता संबंधित विचार। स्वतंत्रता क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के विकास का सर्वोच्च बिंदु है। तो स्वतंत्रता की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की जो संकल्पना है उसको देख लेते हैं। जे एस मिल ने स्वतंत्रता के बारे में अपनी संकल्पना, अपने प्रसिद्ध कथन ऑन प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता विचार और विवेचना या अभिव्यक्ति। तो ये जो तीन प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, तीन प्रकार के विचारों की बात करते हैं। एक हो गया स्वतंत्रता, एक विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक विवेचना। इसके अंदर प्रस्तुत किया जी एच सेबाइन। अब जी एच सेबाइन क्या बोलते हैं? जी एच सेबाइन के अनुसार इस निबंध के अंतर्गत मिल ने ऐसे लोकमत यानी पब्लिक ओपिनियन के निर्माण पर बल दिया है जो समुच्च सहनशील हो, जो मत मतांतर को महत्व देता हो, और जो मानवीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नए विचारों का स्वागत करता हो। मिल का विश्वास था कि सामाजिक और राजनीतिक प्रगति बहुत हद तक व्यक्ति की मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी और ऊर्जा एनर्जी पर आश्रित है। उसे बढ़ावा देने के लिए ही उसने व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन किया। मिल के अनुसार मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वथा आवश्यक है। यानी मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम सर्वथा आवश्यक है। यानी व्यक्ति का अगर विकास होगा तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। या फिर बोला जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जो व्यक्ति है उसको स्वतंत्र छोड़ा जाए, वो अपने हिसाब से अपने विचारों के अनुसार ही अपना विकास कर सकता है, ठीक है। तो मिल व्यक्ति को ही समस्त उद्यत या सबलिम और विवेकपूर्ण रैशनल तत्वों का मूल स्रोत यानी मानता है। अतः उसने यह तर्क दिया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की सुख समृद्धि के लिए अनिवार्य है। यानी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो समाज की सुख समृद्धि के लिए अति आवश्यक है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर समाज की समृद्धि या फिर विकास चाहिए तो व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, या फिर उसको अ, उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो दे दी जाए, ठीक है। मिल के विचारों में व्यक्ति के दो कार्य हैं। मिल के विचारों में व्यक्ति के दो प्रकार के जो कार्य हैं वो देख लेते हैं। दो प्रकार के कार्यों में पहले जो कार्य है आत्मपरक कार्य है, दूसरा है अन्य परक। तो आत्मपरक जो कार्य है वो किस टाइप का है वो देख लेते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, जिनका सरोकार स्वयं कार्य करने वाले से होता है, दूसरे पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये बोलते हैं कि व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला कार्य ये होता है कि जो व्यक्ति उसका जो फर्क है यानी जो उसका प्रभाव है वो खुद व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो उसको स्वयं परक कार्य बोला गया है। दूसरा अन्य परक कार्य है, जिनका जो
प्रभाव है वो समाज पर पड़ता है, ठीक है। जिनका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है, मिल ने तर्क दिया है कि व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों में कोई राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और इसमें अन्य परक कार्यों में केवल उन्हीं कार्यों पर रोक लगानी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाएं। यानी व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है वो पूर्ण होनी चाहिए, और लेकिन व्यक्ति को दो प्रकार के जो कार्य होते हैं, पहला कार्य है स्वयं परक, दूसरा अन्य परक है। जो स्वयं परक कार्य है, जो दूसरे लोगों को प्रभावित नहीं करता है, वो खुद के लिए होता है, तो उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो दूसरा कार्य जो अन्य परक कार्य है, जिससे दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं, उन पर जो राज्य है उनको हस्तक्षेप करने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। ये बात प्रमाणित की जा सकती है, परंतु कभी-कभी ऐसा परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं जब व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। यानी कभी-कभी क्या है कि ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब वो व्यक्ति का जो स्वयं परक कार्य है उस पर भी राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। उदाहरण देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा पुल पार कर रहा हो जो हमारी जानकारी के अनुसार असुरक्षित हो, परंतु वह व्यक्ति को यह बात मालूम न हो, तो हम उसे आगे बढ़ने से रोक दें, यही उचित होगा। तो यानी ये बात बोलते हैं कि जो दो प्रकार के जो कार्य हैं व्यक्ति के, उसमें जो स्वयं परक कार्य है और एक अन्य परक कार्य। अन्य परक कार्य में तो राज्य उसको रोक ही सकता है, क्योंकि वो दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरे को हानि पहुंचा सकता है। यानी जो स्वयं परक कार्य है, अगर वो भी व्यक्ति उससे भी अनजान है तो उससे उसमें भी राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि कोई टूटा हुआ पुल से व्यक्ति गुजरने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको रोका जा सकता है, क्योंकि उसको अभी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो विशेष रूप से तीन तरह की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। यानी ये दो प्रकार के व्यक्ति के जो मिल ने व्यक्ति से व्यक्ति के कार्य, यानी जो कार्य हैं वो दो प्रकार के बता दिए हैं, लेकिन यहीं पर ये बात करते हैं कि विशेष रूप से तीन तरह की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। यानी यहाँ ये तीन प्रकार की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, जिनमें पहला है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, दूसरा है अपनी अभिरुचि विकसित करने और अपनी पसंद का काम करने की स्वतंत्रता है, और तीसरा है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो ये आर्टिकल 19 में भी दे रखा है। अगर हम इंडिया जो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 19 है, यानी फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के फंडामेंटल राइट्स हैं जो, उनमें भी हम देख सकते हैं आर्टिकल 19 में इनको, ठीक है। तो तीन प्रकार के जो स्वतंत्रता पर बल देते हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अंतरात्मा की स्वतंत्रता, इसमें विचार और अनुभूति को स्वतंत्र, यानी फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग का विशेष स्थान है। मनुष्य को सभी विषयों पर, चाहे वह व्यवसायिक जीवन से जुड़ी हो या अ, एक मिनट सॉरी, व्यवसायिक जीवन से जुड़ी हो या स्वयं के जीवन या चिंतन मनन से जुड़ी हो, चाहे वे वैज्ञानिक हो, नैतिक हो, धार्मिक हो, कोई भी हो, या भावना सेंटिमेंट रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति क्या अंतरात्मा की जो स्वतंत्रता है वो पूर्ण होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम विचारों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन और पब्लिकेशन। यानी विचार की अभिव्यक्ति और प्रकाशन एंड पब्लिकेशन की स्वतंत्रता इसमें भिन्न सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि वह व्यक्ति के व्यवहार का ऐसा हिस्सा है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है, परंतु यह विचार की स्वतंत्रता की तरह महत्वपूर्ण है। यदि विचार को अभिव्यक्ति या अवसर नहीं मिलेगा तो विचार की स्वतंत्रता निरर्थक हो जाएगी। यानी यहाँ ये बात करते हैं अंतरात्मा की स्वतंत्रता, और यहाँ पर बात करते हैं विचार और अभिव्यक्ति, जिसमें प्रकाशन भी संबंधित है। यानी जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से जो फील कर रहा है, वो बोलना चाह रहा है, वो बोल सकता है, कह सकता है, किसी की बात सुन सकता है, लेकिन उसको अगर प्रकाशन के जो द्वारा भी अगर वो जैसे बुक लिखना चाहता है या फिर उसको अखबार में किसी भी चीज को बोलना चाहता है, तो उससे रोका ना जाए। ये भी उसकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही शामिल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, जो दूसरा है इनका अपनी अभिरुचि विकसित करने और अपनी पसंद का काम करने की स्वतंत्रता। ये इसलिए जरूरी है ताकि ये इसलिए जरूरी है ताकि मनुष्य अपने चरित्र के अनुरूप अपने जीवन की योजना बना सके। यदि दूसरों को उनका कोई काम मूर्खतापूर्ण, अस्वाभाविक या अनुचित लगता हो, तो भी
तो भी जब तक वह दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता या स्वयं उसके लिए विनाशकारी ना हो, ऐसा उसे वैसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मनुष्य को स्वयं जैसा अच्छा लगे वैसे वैसे जीकर कष्ट उठाने में यथेष्ट लाभ होगा, परंतु जैसा दूसरों को अच्छा लगे वैसे जीकर सुख पाने से उतना लाभ नहीं होगा। यानी जो व्यक्ति अपनी अभिरुचि या अपने पसंद का काम करना चाहता है, उस व्यक्ति को करने दिया जाए, उसको रोका नहीं जा सकता जब तक कि वह दूसरे को हानि ना पहुंचाए। अगर वो खुद को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो राज द्वारा उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर वो दूसरे व्यक्ति की जो इच्छा के अनुसार काम करेगा तो उसका विकास इतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। बशर्ते कि वो कोई भी काम करना चाहता है तो वो खुद अगर करना चाहता है तो उनको करने दिया जाए। तो पहला अंतरात्मक स्वतंत्रता है। सॉरी। दूसरा अभिरुचि विकसित करने और अपने पसंद का काम करने की स्वतंत्रता है। तीसरा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ यूनिट। तो फ्रीडम ऑफ यूनिट में क्या है कि फ्रीडम ऑफ यूनिट हासिल करने की स्वतंत्रता है। शर्त यह है कि उसमें किसी को भी क्षति ना पहुंचाई जाए। संगठन बनाने वाले व्यक्ति वयस्क होने चाहिए, यानी जो संगठन बनाने वाले व्यक्ति हैं वयस्क होने चाहिए, यानी बच्चे नहीं होने चाहिए, ताकि वे सोच समझकर निर्णय करने में समर्थ हो। किसी को विवश करके या धोखा देकर किसी संगठन में शामिल नहीं नहीं करना चाहिए। मिल ने लिखा है कि जिस जिस समाज में कुल मिलाकर इन स्वतंत्रताओं का सम्मान नहीं किया जाता, वह स्वतंत्र समाज नहीं हो सकता, चाहे वह कोई भी शासन प्रणाली क्यों न अपनाई जाए। जिस समाज में ये स्वतंत्रता पूर्ण रूप से और बिना शर्त प्रदान नहीं की जाती, वह पूर्णतः स्वतंत्र समाज नहीं हो सकता या नहीं कहलाया जा सकता है। यानी जिस समाज में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, अभिरुचि और अपने पसंद का काम करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जिस समाज में नहीं है, वो समाज स्वतंत्र समाज नहीं है। किसी भी समाज को स्वतंत्र होने के लिए ये तीन कसौटियां जरूरी हैं, यानी तीन प्रकार की स्वतंत्रता वो जरूरी होनी चाहिए। तो उपयोगितावाद की जो संशोधन किया है, अगला हेडिंग हमारा ये रहेगा, उपयोगितावाद में क्या संशोधन किया है। क्योंकि उपयोगितावाद के जो विचार है जो जेरेमी बेंथम का है, और उस जेरेमी बेंथम जो अपने विचार देते हैं वो परिणामात्मक देते हैं, परिणामों पर आधारित देते हैं, और लेकिन ये जो बात करते हैं गुणात्मक की बात करते हैं, ठीक है। तो मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद की इस मान्यता को स्वीकार किया कि राज्य का ध्येय अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की व्याख्या करना है। यानी जो उपयोगितावाद का ये सिद्धांत है जेरेमी बेंथम का, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसका जेस मिल ने समर्थन किया है, ठीक है। इसको माना है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की व्यवस्था, इसको माना है। परंतु उसने अपनी प्रसिद्ध कृति यूटिलिटरिज्म, अगर यूटिलिटरिज्म बुक के बारे में पूछा जाए तो ये किसका, जेस मिल का, यानी उपयोगितावाद, 1863 में अंतर्गत उपयोगितावाद के मूल सिद्धांतों में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए। अब इन्होंने क्या है कि जो जेस मिल का जो बुक है, सॉरी, जेस मिल का जो विचार था उपयोगितावाद का परिणामात्मक, उसको इन्होंने क्या है कि गुणात्मक में परिवर्तन किया है। अब इन्होंने क्या है, दो प्रकार का परिवर्तन इसमें किया है। तो दो प्रकार कौन कौन से हैं वे देख लेते हैं। पहला ये है, बेंथम के अनुसार भिन्न भिन्न बेंथम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में कोई भी गुणात्मक अंतर, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, हाँ, गुणात्मक अंतर नहीं होता। उसने केवल परिणामात्मक अंतर पाया जाता है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो सुख हैं उनमें गुणात्मक अंतर नहीं पाया जाता, उनमें केवल परिणामात्मक यानी क्वांटिटेटिव अंतर पाया जाता है। परंतु मिल ने तर्क दिया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों में गुणात्मक अंतर आवश्यक होता है, और किसी सुख की गुणवत्ता उसके परिणाम से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि उसकी नैतिक, बौद्धिक, कलात्मक अभिरुचि का विकास भी जरूरी है। यानी जो जेरेमी बेंथम बात करते हैं सुख की, वो क्या है, भौतिक सुख की बात करते हैं। ये बात करते हैं नैतिक, बौद्धिक और कलात्मक अभिरुचि। ये जो नैतिक, बौद्धिक और कलात्मक अभिरुचि है, ये किस में आ जाएंगे, गुणात्मक में आएंगे।
और जो भौतिक सुख हैं जितने भी, जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनको हम परिणामात्मक में उनकी बात करते हैं, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में फर्क है। क्वालिटेटिव की बात करते हैं जैस्मिन। जो सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य की उच्चतम क्षमताओं का प्रयोग किया जाता है, वह अन्य सुखों की तुलना में उच्चतम है। उच्च कोटि का सुख कम संतुष्टिदायक होने पर भी ग्रह है। निम्न कोटि का सुख अधिक संतुष्टिदायक होने पर भी त्याज्य है। मिल के शब्दों में, एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। तो ये कथन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। ये कथन किसका है? एक जेएस मिल का कथन है। तो दूसरा जो इन्होंने परिवर्तन किया है उपयोगितावाद में, ये है पुराने उपयोगितावादी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण तो माना है मानते थे। पुराने उपयोगितावादी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण तो मानते थे, परंतु उनके विचारों में यह उपयोगितावाद का सार तत्व नहीं है। उपयोगितावाद का जो सार तत्व है वो नहीं है जो जेएस मिल बोलते हैं, और सॉरी बेंथम बोलते हैं। मिल ने अपनी विचार प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्रता को उपयोगितावाद का सार तत्व बना दिया। उसने तर्क दिया है कि सच्चा सुख केवल भौतिक संतुष्टि में निहित नहीं है, बल्कि वह चरित्र के विकास से प्राप्त होता है। यानी जो सच्चा सुख है वो भौतिक संतुष्टि में निहित नहीं है, बल्कि वह चरित्र के विकास से प्राप्त होता है। उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख को अनुभव या फिर अनुभव कर सकता है। चरित्र के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता अथवा अथवा आवश्यक है। स्वतंत्रता मनुष्य को नए नए सुखों को पता लगाने और पाने में समर्थ बनाती है। यह अपने आप में इतना बड़ा सुख है कि जिसके आगे अन्य सब सुख तुच्छ हैं। मिल के शब्दों में, जिसने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया हो वह उसे किसी भी कीमत पर भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। यह है, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने, अपने अपने ढंग से सुख को ढूंढने और ढूंढने और पाने का अवसर दिया जाए तो ऐसी कोई सामान्य नीति निर्धारित करना कठिन हो जाएगा जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख निहित हो। दूसरे, यदि कोई ऐसी नीति बना दी जाए कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की सिद्धि का दावा करती है तो उसे लागू करने का मुख्य यानी कुछ लोगों की स्वतंत्रता को क्षति आवश्यक पहुंचेगी। यानी ये बात करता है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की सिद्धि का दावा करती है तो उसे लागू करने का कुछ लोगों की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और मिल को ऐसी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी और मिल को ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं होगी। ये बात बोलते हैं कि जो स्वतंत्रता है उसका कोई ऐसा एक माप नहीं है कि जिसको हम माप कर ये बोल दें कि ये सभी के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि मात्रात्मक अंतर नहीं होगा, इसमें गुणात्मक अंतर पाया जाएगा। और गुणात्मक में दो चीजें होती हैं कि मान लो जैसे गुणात्मक में दो चीजें होती हैं। जैसे हम कोई चीज को माप करते हैं, यानी जैसे हम किसी से एक रोटी उधार लेते हैं, वो हमको अच्छी लगती है, लेकिन दूसरी रोटी हम लेंगे तो वो थोड़ी कम अच्छी लगेगी। तो जो बेंथम बोलते हैं कि बेंथम ये बोलते हैं कि दोनों रोटी का सेम सुख रहेगा, यानी जो खाने का स्वाद है सेम रहेगा और जो अनुभूति होगी वो सेम होगी। लेकिन जैस्मिल बोलते हैं कि जो हम पहली रोटी खाएंगे उसमें हमें ज़्यादा संतुष्टि होगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। जो दूसरी रोटी खाएंगे, तीसरी खाएंगे, चौथी खाएंगे तो वो थोड़ा कम होता जाएगा। तो कम होने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें जो बदलाव आएगा वो क्वालिटेटिव नहीं आएगा और क्वांटिटेटिव नहीं आएगा, क्वालिटेटिव आएगा, यानी गुणात्मक आएगा। तो आगे बात करते हैं हम लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन। अभी किस प्रकार के शासन की बात करते हैं वो देख लेते हैं। शासन प्रतिनिधि शासन यानी डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं। स्वतंत्रता के प्रति गहरे गहरे लगाव के कारण ही मिल ने लोकतंत्र का समर्थन किया है, परंतु उसने लोकतंत्र को साधारण बहुमत के शासन यानी मेजोरिटी रूल के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उसकी जगह प्रतिनिधि शासन का समर्थन किया है। यानी बहुमत के शासन की बात कौन करते हैं? जेरेमी बेंथम करते हैं, और जेस मिल बात करते हैं प्रतिनिधि शासन की। मिल का विचार था कि लोकतंत्र को सामाजिक प्रगति का धारण बनाने के लिए निर्वाचन मंडल का शिक्षित होना जरूरी है।
अतः जब तक संपूर्ण निर्वाचन मंडल शिक्षित नहीं हो जाता तब तक सार्वजनिक शक्ति अपेक्षाकृत अनुभवी और सुशिक्षित विशिष्ट वर्ग को सौंपी जा सकती है। उस उदारमता अल्प लिबरल माइंडेड माइनॉरिटी लिबरल माइंडेड माइनॉरिटी की बात करते हैं, यानी उदारमता उदारमना अल्पमत, यानी यही बात करते हैं कि जब तक व्यक्ति सारे ही पढ़े लिखे ना हो जाएं या फिर समझदार ना हो जाएं तब तक जो उनका पावर है वो किसको दे दिया जाए, उदारमना अल्पमत के लिए, यानी इंग्लिश में अगर बोले तो लिबरल माइंडेड माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी की छत्र छाया में जनसाधारण धीरे धीरे सार्थक नागरिकता के गुण अर्जित कर लेंगे। फिर यह विशिष्ट वर्ग सार्वजनिक शिक्षा का समुचित प्रबंधन भी करेगा। जनसाधारण में शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उनमें राजनीतिक उत्तरदायित्व पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ते जाएंगे। अतः एक ऐसे स्वतंत्र समाज का उदय होगा जिसमें समस्त स्त्री पुरुष शासन में अधिकार और कर्तव्य में बराबर के हिस्सेदार होंगे। यानी अगर स्त्री और पुरुष की बात करी जाए तो ये बात करते हैं जिसमें प्रतिनिधि शासन में, तो ये ऐसे पहले विचारक हमें देखने को मिलते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों की समानता की बात करते हैं। तो कल्याणकारी राज्य का समर्थन ये करते हैं, किस आधार पर करते हैं, जिसे हमने पहले भी बताया था, दो प्रकार के कार्यों की बात करते हैं, जैसे एक स्वयं परक है, एक अन्न परक है। जो अन्न परक कार्य है जहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप की बात करते हैं, वहीं से देखने को मिल जाता है कि ये कल्याणकारी राज्य की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल पहला ऐसा प्रमुख उदारवादी था जिसने शुरू शुरू में हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद का समर्थन किया, परंतु सामाजिक आर्थिक यथार्थ पर विस्तृत विचार करने के बाद उसने ऐसा संशोधन कर दिया। मिल ने राजनीतिक हस्तक्षेप यानी राजनीतिक क्षेत्र है जो पॉलिटिकल स्फीयर में प्रतिनिधि शासन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का समर्थन किया, परंतु आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक जो स्फीयर में उसने कल्याणकारी राज्य यानी जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करी और व्यक्तिगत जो क्षेत्र है उसको फ्री छोड़ने की बात करी, क्योंकि राज का हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। और ये जो बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में उसने कल्याणकारी राज्य के विचारों को बढ़ावा दिया। यानी ये दो क्षेत्र की बात करते हैं, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। जो राजनीतिक क्षेत्र है यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र है और राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जो आर्थिक क्षेत्र है यहाँ पर ये कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। तो यहाँ कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति की आत्मपरक और अन्य परक गतिविधियों में अंतर करते हुए मिल ने तर्क दिया है कि व्यक्ति की जो गतिविधियां दूसरों के जीवन को प्रभावित नहीं करती उनमें राज्य का हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है, परंतु उनकी जो गतिविधियां दूसरे की स्वतंत्रता के रास्ते में रुकावट डालती हैं उनके मामले में राज्य की ओर नियमन यानी रेगुलेशन जरूरी हो जाता है। इस तरह उदारवादी चिंतन के रूप में बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी के विनिमय के सिद्धांत को मान्यता मिल गई। यानी ये जो बात करते हैं, दो क्षेत्र जो होते हैं व्यक्ति के जीवन के, पहला राजनीतिक क्षेत्र है, दूसरा आर्थिक क्षेत्र है। आर्थिक क्षेत्र है जो वहां पर जो स्टेट है व्यक्ति को सीमित कर सकते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके इस आधार पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम स्त्री की पराधीनता और प्रहार कैसे किया। ये पहले से मैंने बोला है कि ऐसे विचारक हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से बोल दिया कि स्त्री पुरुष दोनों को समान होना चाहिए, अधिकार दोनों को बराबर मिलने चाहिए। तो ये किस आधार पर बोलते हैं देखते हैं। समकालीन सामाजिक चिंतन के समकालीन सामाजिक चिंतन के अंतर्गत नारीवादी सिद्धांत यानी फेमिनिस्ट थ्योरी के समर्थक जो तर्क दे रहे हैं उनकी सबसे पहली सशक्त अभिव्यक्ति मिल के चिंतन में मिलती है। मिल ने अपनी चर्चित कृति सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इनकी जो बुक है 1869 में दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो बुक है, स्त्रियों की पराधीनता के अंतर्गत मुद्दा उठाया कि आदि मानवता अर्थात स्त्री जाति को चिरकाल से दूसरी आदि मानवता अर्थात पुरुष जाति की पराधीनता में क्यों रखा गया।
मिल ने यह प्रश्न उठाया है कि पराधीनता चाहे कानून के माध्यम से स्थापित की गई हो या रीति रिवाज, यानी यह कानून के अनुसार हो या रीति रिवाजों के माध्यम से उसे उपयुक्तवाद के आधार पर कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है। तो ये बात बोलते हैं, जैसे जेरेमी बेंथम बोलते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो जो आधी से आधी जो जनसंख्या है, जैसे आधी पुरुष है और आधी महिलाएं हैं, तो अगर हम अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात करें, तो जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं वो बिल्कुल भी पूर्ण रूप से नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो क्वालिटेटिव चीज है, यहाँ पर दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या बोलते हैं, जैसे रीति रिवाज है या कानून है, इनके अनुसार अगर स्त्री को पुरुषों के अधीन रखा जाए तो ये कहाँ तक ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में मिल ने पूरी दृढ़ता के साथ यह मान्यता रखी है कि स्त्री की पराधीनता को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो यानी किसी भी आधार पर, चाहे वो रीति रिवाज हो या कानून हो, किसी भी आधार पर स्त्री को पुरुष के अधीन स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सच है कि जीव वैज्ञानिक दृष्टि से, यानी जो बायोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए, तो पुरुष की बनावट में अंतर पाया जाता है। यानी जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री और पुरुष की बनावट में अंतर पाया जाता है, और बहुत छोटे शिशुओं की देखभाल करना भी स्त्री का स्वाभाविक कृत्य है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उन्हें मताधिकार से वंचित रखना चाहिए। उन्हें ऊंचे व्यवसायों में या फिर ऊंचे व्यवसाय प्रोफेशनों से बाहर रखना चाहिए। उन्हें उन्नति के उन सब अवसरों से दूर रखना चाहिए जो ऐतिहासिक दृष्टि से पुरुषों को सुलभ रहे हैं। यानी ये बात करते हैं कि जैस्मिल बोलते हैं कि जो जीव वैज्ञानिक दृष्टि से या फिर शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो पुरुष और महिलाओं में अंतर पाया जाता है, लेकिन जैसे जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण का जो 6-7 महीने या 1 साल तक का जो टाइम होता है वो माता का होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुरुष हैं वो स्त्री से श्रेष्ठ हैं, उनको ऊंचे ऊंचे पद मिलने चाहिए या फिर उनको स्त्रियों को गुलाम कर देना चाहिए, या फिर इनके जो विचार हैं या फिर इनकी जो दृष्टि है वो अ, अ, पुरुष से कम है। तो इस आधार पर इनको कम नहीं आंकना चाहिए, बराबर का मानना चाहिए। मिल ने स्त्री पुरुष की समानता के पक्ष में जो तर्क दिए हैं वे अपने आप में बेजोड़ हैं, बिल्कुल जायज। तो निष्कर्ष देख लेते हैं इनका। निष्कर्ष में क्या बोलता है, हमने जो ऊपर की जो हेडलाइंस पढ़ी हैं उनके हिसाब से इनके निष्कर्ष क्या निकलते हैं वो पढ़ेंगे हम। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देते हुए यह मत रखा है कि राज्य को साधारणतः व्यक्ति की गतिविधियों में न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए, परंतु यदि वह सिद्ध किया जा सके कि ऐसा हस्तक्षेप समाज के हित में जरूरी है तो उसे उचित ठहरा सके। ऐसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मिल ने व्यक्ति की आत्मपरक सेल्फ रिगार्डेड रिगार्डिंग और द अन्य परक अदर रिगार्डिंग गतिविधि में अंतर किया है, और यह स्वीकार किया है कि यदि व्यक्ति की अन्य पर गतिविधि में समाज को हानि हो सकती हो तो उन पर प्रतिबंध लगाना उचित होगा। वैसे आत्मपरक और अनपरक गतिविधियों के बीच सीमा रेखा खींचना बहुत कठिन है, और इस आधार पर अर्नेस्ट बार्कर क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट बार्कर ने मिल मिल की आलोचना की है। जो बार्कर हैं वो इनकी आलोचना करते हैं। आलोचना किस आधार पर करते हैं वो देख लेते हैं। आलोचना की है, परंतु यह सीमा रेखा कहाँ खींची जाए, इस बात का उतना महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि मिलने ऐसे क्षेत्र की ओर संकेत किया है राज्य को तटस्थ नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक भूमिका, अब यहाँ सकारात्मक भूमिका की भी बात की गई है, सकारात्मक भूमिका एक पॉजिटिव रोल निभाना चाहिए। इसी विचार ने उदारवादी चिंतन परंपरा के अंतर्गत नकारात्मक राज्य या नेगेटिव स्टेट को सकारात्मक राज्य पॉजिटिव स्टेट में बदल दिया। तो जो नकारात्मक राज्य की बात करते हैं, यहाँ सकारात्मक राज्य की करने पर इन्होंने जोर दिया है, और कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट विकास का रास्ता इन्होंने खोल दिया है। तो इनका निष्कर्ष है, क्योंकि शुरू शुरू में क्या है कि परंपरागत जो उदारवादी थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे इन्होंने अन्य परक स्वयं परक और अन्य परक जो काम है उनको देखा, तो ये फिर सकारात्मक की ओर चले जाते हैं। तो इनकी आलोचना है वो देख लेते हैं।
हानि की सीमा तय करना अक्सर कठिन होता है, ये भी सही है। अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर कभी-कभी सामाजिक हितों और सामूहिक कल्याण से टकराव करता है। मिल का सिद्धांत व्यवहारिक रूप से लागू करना हमेशा आसान नहीं रहेगा, ये भी सही बात है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, जहाँ पर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेंगे वहाँ समाज और समूह इन दोनों में टकराव होगा। यानी व्यक्ति व्यक्ति का जो टकराव रहेगा वो समूह और समाज दोनों से रहेगा। तो ये सही है बिल्कुल। तो इनकी कुछ बुकें हैं वो देख लेते हैं। ए सिस्टम ऑफ लॉजिक है, और उसके बाद सिस्टम ऑफ लॉजिक इनका जो महत्वपूर्ण बुक माना जाता है। और अगला बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ऑन लिबर्टी सबसे इम्पोर्टेंट इनका बुक है, ऑन लिबर्टी। ये कई बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी भी जाती है। कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं जय स्मिथ। और एक इनका बुक है यूटिलिटेरिज्म। तो ये जो दो बुक हैं इनकी, ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरिज्म, ये तो याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा आने के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा होते हैं इनके। एक द सब्जेक्शन ऑफ वेमन है, जॉन स्टुअर्ट मिल और हैरियट टेलर मिल द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल है ये इनकी वाइफ हैं शायद, हैरियट टेलर मिल। तो इन दोनों ने इन बुकों को लिखा था। थ्री एसेस ऑन रिलीजन है, थॉट्स इन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। अब थॉट्स इन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के बारे में भी, जैसे मैंने पहले ही बोला है आपको, कि जैसे फंडामेंटल राइट्स के जो 19वां अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स जो प्रोसीजर है, ज़्यादातर ये ब्रिटेन से ही लिया गया है, तो ये उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा जॉन स्टुअर्ट मिल, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आई होप कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल को हम जेरेमी बेंथम के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो हमको ये अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि जेरेमी बेंथम जो इनके गुरु हैं, उनकी इन्होंने अब बहुत देखा जाए तो एक दूसरे वे से चलने की कोशिश करी है उनके साथ साथ। तो उनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, कुछ इनके सुधार भी हैं, जैसे हमने आज की क्लास में देखे हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने जो सहपाठी विद्यार्थी या फिर आपके जो साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो क्लास है उनको शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका फ़ायदा उठाएं। तो अभी हमारी ये शुरुआत है, हमारा पहला भाग है जो पॉलिटिकल साइंस का, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। तो कल से हम दूसरा पार्ट भी शुरू करने वाले हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक, जो दूसरा पार्ट रहेगा हमारा। उस पे भी हम रेगुलर वीडियो डालेंगे और इस पे भी रेगुलर वीडियो हमारी चलती रहेंगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।